कथा कहानी किस्सा के सभी दोस्तों को नमस्कार। लगातार बदलती इस दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है। हमारी मानसिकता, भावनाएं और विचार भी समय के साथ बदलते हैं। कई बार तो इनमें आमूल-चूल परिवर्तन भी हो जाता है। आइए आज सुनते हैं H.G. वेल्स की अंग्रेजी कहानी पर्ल ऑफ लव की हिंदी प्रस्तुति मोती महल। मोती किसी भी कीमती पत्थर से ज्यादा आकर्षक होता है। नैतिकतावादी मानते हैं कि एक जीव के कष्ट और पीड़ा से गुजरने के बाद मोती बनता है, इसलिए उसका महत्व ज्यादा है। मैं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मोतियों में मुझे कभी कुछ आकर्षक नहीं दिखाई दिया। उनकी धुंधली सी चमक ने मुझे कभी प्रभावित नहीं किया। इसीलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि मोती महल बहुत क्रूर कहानी है या ये अमर सौंदर्य की शानदार दास्तान है। जिन लोगों ने भी मध्यकालीन फारसी गद्य पढ़ा होगा, उन्हें इस कहानी और इस पर उठे विवाद के बारे में जरूर पता होगा। कहानी हालांकि छोटी सी है, लेकिन इसकी जो आलोचनाएं या समीक्षाएं हुई हैं, वो उस समय के साहित्य की बहुमूल्य धरोहर हैं। इसे समीक्षकों ने ऐसी साहित्यिक रचना माना है जिसका अर्थ आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। धर्मशास्त्री इसकी विवेचना अलग तरह से करते हैं। वो इसे मृत्यु के बाद शरीर के पुनरुद्धार की चर्चा के रूप में देखते हैं। सौंदर्य शास्त्र पर लिखने वाले इसे एक दृष्टांत मानते हैं। कुछ लोग इसे सीधे सीधे तथ्य और सत्य का वर्णन ही समझते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी उत्तरी भारत के किसी हिस्से की है जिसे सारी दुनिया प्रेम की कहानियों के लिए सबसे उपयुक्त स्थान मानती रही है। ये जगह ऐसी थी जहां गुनगुनी धूप थी, झील थी, घने वन थे, सुंदर पहाड़ियां थीं और दूर तक चली गई उपजाऊ घाटियां थीं। आसमान को छूते ऊंचे पर्वत थे, बर्फ से हमेशा ढके रहने वाले दर्रे, चोटियां और पर्वत श्रेणियां थीं। एक नौजवान राजकुमार यहां बसे एक राज्य पर राज करता था। उसने एक अत्यंत सुंदर युवती से विवाह करके उसे अपनी रानी बना लिया। राजकुमार अपनी रानी को दिलो जान से चाहता था। उनका प्यार मधुर था, आशा और विश्वास से भरा हुआ। प्यार के बारे में आप जितना सोच सकते हैं वो उससे कहीं आगे निकल चुका था। लेकिन अफसोस, ये मोहब्बत ज्यादा लंबी नहीं चल सकी। 1-1.5 साल ही बीते होंगे कि किसी जहरीले कीड़े के काटने से रानी की असमय ही मौत हो गई। रानी की मौत राजकुमार के लिए असहनीय शोक का कारण बन गई। दुख से वो एकदम मौन हो गया। उसने कहीं भी आना जाना बंद कर दिया। लोगों को ये चिंता सताने लगी कि राजकुमार इसी तरह रहेगा तो कहीं अपने को खत्म ही ना कर दे। ना तो उसका कोई पुत्र था और न ही कोई और सगा संबंधी जो उसका उत्तराधिकारी बन सके। वो 2 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए ही अपनी रानी के मृत शरीर के पास बैठा रहा। फिर एक दिन वो अचानक उठा, नहाया धोया, खाना खाया और कुछ सोचने लगा। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसने कोई गंभीर निर्णय ले लिया है। उसने आदेश दिया कि उसकी रानी का शव एक ताबूत में रख दिया जाए। यह ताबूत सीसा और चांदी जैसी धातुओं से मिलाकर बनाया गया। इसके बाहर लकड़ी का एक और ताबूत बनाया गया जिसमें सुगंधित और कीमती लकड़ी का प्रयोग किया गया था। इस लकड़ी के ताबूत पर सोने से कारीगरी की गई थी। उसने आदेश दिया कि उसकी रानी की कब्र बढ़िया किस्म के संगमरमर से बनाई जाएगी। जब तक ये सब तैयारियां हो रही थी, राजकुमार अपना पूरा समय उन बागों में, फुलवारियों में और उन जगहों पर बिता रहा था जहां वो अपनी रानी के साथ प्रेम में डूबकर बैठा रहता था। उस समय की परंपरा थी कि किसी प्रिय की मृत्यु के बाद उसके शोक में उसके संबंधी अपने कपड़े फाड़ लेते थे और शरीर पर राख मल देते थे। लेकिन राजकुमार को ये सब फिजूल की बातें लगती थीं। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आखिर में वो अपने राजदरबारियों और जनता के सामने आया और उसने बताया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने घोषणा की कि वो अब किसी भी औरत को नहीं छुएगा, वो इस बारे में सोचेगा तक नहीं। उसने बताया कि वो एक ऐसे युवा को ढूंढेगा जो उसका उत्तराधिकारी बन सके। जब तक हो सकेगा वो अपनी राजकीय जिम्मेदारियों को निभाता रहेगा। लेकिन उसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब उसका जीवन केवल एक ही उद्देश्य को पूरा करने के लिए रह गया है। वो अपनी पूरी ताकत, क्षमता और धन से अपनी प्रिय रानी के लिए एक विशाल स्मारक का निर्माण कराएगा।
उसने घोषणा की कि ये इमारत सुंदरता और भव्यता का उदाहरण बनेगी। दुनिया में कहीं भी बनी कोई भी इमारत इससे सुंदर नहीं होगी। वो चाहता था कि अनंत काल तक लोग इस गरिमामय इमारत को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से आएं और उसकी रानी को याद करें। उसने कहा कि इस इमारत का नाम होगा मोती महल। उसकी प्रजा और दरबारियों ने राजकुमार के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और काम शुरू हुआ। साल दर साल बीतते गए और राजकुमार ने मोती महल के निर्माण और इसके सजाने संवारने में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। ऐसे स्थान का चयन किया गया जहां से विशाल पर्वतों की बर्फीली चोटियां दिखाई देती थीं। पास से ही एक नदी बह रही थी और इस नदी के किनारे कुछ गांव बसे हुए थे। इस स्थान से कुछ दूर नदी के किनारे ही 3 बड़े शहर भी थे। इसी जगह पर एक विशालकाय चट्टान के सहारे मोती महल की बुनियाद रखी गई। यहीं पर संगमरमर से बनी कब्र स्थापित की गई। इसके ऊपर अद्भुत कारीगरी करके एक सुंदर सा मंडप बनाया गया। इसके अंदर पत्थरों के शानदार स्तंभ बनाए गए थे। इसे घेरने के लिए बनी दीवारों पर नक्काशी की गई थी। अन्य गुंबद और बुर्ज भी इस इमारत में बने हुए थे जो कलाकारी का अनूठा नमूना थे। शुरुआत में मोती महल का डिजाइन उतना प्रभावशाली नहीं लग रहा था जितना वो बाद में हो गया। पहले यह भवन छोटा था और इसमें सुगढ़ता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वो अपना आकर्षक आकार ले रहा था। इसमें कई खिड़कियां ऐसी भी थीं जिनमें संगमरमर के पत्थरों में छेद करके डिजाइन बनाए गए थे ताकि उजाला आ सके। कोमल से दिखने वाले गुलाबी खंभों को यहां पर लगाया गया था। इस सब के बीच में संगमरमर की कब्र ऐसी लगती थी जैसे कोई बच्चा फूलों के बीच में गहरी नींद में सोया हुआ हो। पहले वाले गुंबद में हरे रंग के पत्थर लगाए गए थे जिन्हें चांदी के फ्रेम बनाकर फंसाया गया था। इन्हें बाद में हटा लिया गया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि काफी पास पास हो गए हैं। राजकुमार ने दिमाग में जिस भव्यता की कल्पना की थी वो इसमें नहीं दिखाई दे रही थी। असल बात यह है कि उस समय तक राजकुमार वो पहले वाला बांका नौजवान तो रह नहीं गया था जो अपनी रानी से बहुत प्यार करता था। अब वो एक गंभीर और जिम्मेदार आदमी बन चुका था। हर गुजरते हुए साल में वो दीवारों, मेहराबों और इमारत को सहारा देने वाले पुश्तों के संबंध में नई संभावनाओं को पहचान रहा था। इन सालों में वो इमारत में लगने वाली सामग्री के बारे में अच्छी समझ पैदा कर चुका था। उसे पत्थरों, रंग और इस्तेमाल में आने वाले दूसरे सामान के बारे में पहले की तुलना में अच्छा खासा ज्ञान हो गया था। रंगों की उसकी समझ अब परिष्कृत हो चुकी थी। उसे अब चमकदार सुनहरे रंग में वो आनंद नहीं आता था जो पहले आया करता था। उसे अब आसमानी रंग भाने लगा था। हल्के रंग अब उसको अच्छे लगने लगे थे। वो छायाओं के अर्थ समझने लगा था। पत्थरों पर उतर आया धुंधला सा बैंगनी रंग उसकी पसंद हो गया था। वो भव्यता और निर्माण में दूरियों के महत्व को जानने लगा था। वो कारीगरों के द्वारा बनाई गई तस्वीरों, उनकी नक्काशी और सजावट को देख देख कर थक सा गया था। पहले इन चीजों को वो सुंदर कहता था, लेकिन अब उसने इन्हें पास ही बन रही छोटी इमारतों में रखवा दिया। वो सोचता था कि इनसे उसका मुख्य डिजाइन प्रभावित होता है। उसके अंदर कला की समझ धीरे धीरे विकसित हो रही थी। जनता मोती महल की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई को देखकर आश्चर्यचकित थी। शुरुआती दौर के निर्माण और आज की इमारत में उन्हें जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा था। उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि वो किस तरह की इमारत देखना चाहते हैं, लेकिन जो इमारत बन रही थी उसकी विशालता को देखकर वो अभिभूत थे। वो आपस में कानाफूसी करते, मोहब्बत में इस तरह के चमत्कार हो सकते हैं। दुनिया भर की महिलाएं राजकुमार को उसकी मोहब्बत और समर्पण के कारण बहुत प्यार करने लगी थीं। इस इमारत के बीच में एक विशाल गलियारा बनाया जा रहा था जिस पर राजकुमार का विशेष ध्यान था। इमारत के अंदर प्रवेश द्वार से वो स्तंभों की लंबी वीथिका को देखता था जो इमारत के बीच वाले हिस्से तक जाती थी। यहां पर पहले बनाए गए लंबे गुलाबी स्तंभ अब नहीं दिखाई दे रहे थे। गुंबद में सबसे ऊपर वाले हिस्से में, जिसके ठीक नीचे कब्र बनी हुई थी, दीवार में एक जगह बनाई गई थी जहां से बर्फीली चोटियों वाले पहाड़ के दर्शन हो सकते थे। भवन के बीच में बने गलियारे के दोनों तरफ बने खंबे, कंगूरे, बुर्जियां और वीथिकाएं ऐसा लगता था जैसे हवा में तैर रहे हैं।
जब लोगों ने पहली बार इस तरह की सुंदरता को देखा तो आनंद से झूम उठे। सुंदरता के आगे उन्होंने श्रद्धा से सिर झुका लिया। अक्सर राजकुमार वहां आ जाता था और गलियारे के सामने खड़े होकर गंभीरता से उसका मुआयना करता था। वो पूरी तरह से संतुष्ट नजर नहीं आता था। उसे ऐसा लगता था कि मोती महल में अभी भी बहुत कुछ करने को बाकी है। वो अपने कारीगरों को यहां वहां कुछ नया बदलने के लिए हिदायत देता था। कभी वो नए बदलाव को नकार देता और फिर उसे फिर से पुराने जैसा बनाने के लिए कहता। एक दिन उसने कहा कि पत्थर की जो कब्र बनाई गई है वो साफ सुथरी और सीधी सादी होनी चाहिए। वो काफी देर तक ध्यान से कब्र को देखता रहा और फिर उसने आदेश दिया कि इसके ऊपर जो शानदार मंडप बनाया गया था उसे तोड़कर हटा दिया जाए। अगले दिन वो फिर आया और उसने इमारत को देखा। अगले 2 दिन वो लगातार आया पर उसने कोई निर्देश नहीं दिया। इसके बाद 2 दिन वो आया ही नहीं। जब वो अगली बार आया तो उसके साथ एक वास्तुकार, 2 प्रमुख शिल्पकार और कामगारों का एक छोटा सा दल था। वो लोग चुपचाप देर तक एक समूह में खड़े होकर विशाल इमारत को देखते रहे। इसमें अब और कुछ भी करने की गुंजाइश नहीं बची थी। ऐसा लगता था कि प्रकृति की सुंदरता के देवता ने ही इस काम को अंजाम दिया है। इस विराट इमारत की भव्यता में केवल एक ही चीज बाधा डाल रही थी। रानी की कब्र इस पूरे स्थापत्य में अलग से लग रही थी। पूरी इमारत जिस तरह से धीरे धीरे विशाल होती गई, उसी अनुपात में कब्र का आकार नहीं बढ़ा। इसे बढ़ाया भी नहीं जा सकता था। आंखों में ये चुभने लगी थी। कब्र शानदार स्तंभों, गुंबदों, कंगूरों और खिड़कियों के बीच अलग थलग पड़ गई थी। संगमरमर की इस कब्र के अंदर शीशे और चांदी के बने ताबूत में अमर सौंदर्य की प्रतीक रानी अनंत निद्रा में लीन थी। लेकिन आज राजकुमार को मोती महल के शानदार गलियारे में बनी आयताकार कब्र बेडौल और बेमेल लग रही थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग में स्फटिक, हीरे और कीमती पत्थरों के बीच किसी ने एक छोटा सा भद्दा मैला बक्सा फेंक दिया हो। राजकुमार देर तक इस कब्र को देखता रहा। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि राजकुमार के दिमाग में क्या चल रहा है। आखिरकार संगमरमर की बनी कब्र की ओर इशारा करते हुए राजकुमार ने कहा, इसे यहां से हटा दो। इसके बाद राजकुमार पलटकर वहां से चला गया। मोती महल। अभी आपने H.G. वेल्स की अंग्रेजी कहानी पर्ल ऑफ लव की ये हिंदी प्रस्तुति सुनी। कहानी और कहानीकार के संबंध में अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन में देखें। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।